सवालात बहुत हैं हमारे तो जहनों में, कन्फ्यूजन भी बहुत है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में अब तक आगाही हासिल नहीं हुई। कोई हमारी आंखें खोल दे, कुछ हमारी जहन के वुसअतों को थोड़ा और एक्सपैंड कर दे। सहाफ़त का रोना रोया जा रहा है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोई चीज़ चल रही हो फिर तो आप कहें कि सहाफ़त ख़राब हो गई है। जहाज़ हमसे उड़ाए नहीं जा रहे, स्टील मिलें हमसे चलती नहीं हैं, रेलवे जो है मतलब कोई आप कह दें चीज़ तो ये सहाफ़त कौन सी कोई सोने की चिड़िया बनी हुई है कि ये यहाँ पे ठीक होगी। क्रिकेट आपसे मैनेज नहीं होती, अफरा तफरी उसकी हुक्मरानी में है और तवक्को आप रखें कि क्रिकेट की टीम शानदार हो जाएगी, ऐसे होता नहीं है। और आप जो शोबे हैं उनमें देखें तो उनसे शायद सहाफ़त जो है ठीक है, गुजारा जो है वो कर ही रही है। सोचना तो चाहिए वो जब बीमारी हो जाए, जब किसी मरीज़ का आप सामना करें तो मौजूए गुफ्तगू फिर उसकी बीमारी बन जाती है कि जी क्या है, आपके कमर का दर्द का क्या हाल है, आपके गुर्दों का क्या है। आजकल आपने देखा होगा कि जहां कोई चार पाकिस्तानी बैठते हैं तो पहला सवाल होता है जी की हो रहा, मुल्क द की बनेगा, मुल्क के बारे में ये हो रही है बात। हमें तो एक बात अब तक ये समझ नहीं आई, सिर्फ ये कुछ समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इससे कुछ ज़्यादा मतलब ना लिया जाए, कि जब ये मश्क सन 47 से पहले शुरू हुई थी तो हमारी तादाद हिंदुस्तान में जो 4 लोगों में से एक थी, मतलब 3 गैर मुस्लिम थे, एक हम मुसलमान थे। महमूद शाम साहब ने कैसी कैसी बातें की हैं, इनसे ये भी सवाल मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो कराची के लोग हैं वो वहाँ से तशरीफ़ लाए, कि कौन से अनजाने खौफ थे जिसकी बिना पे आप इस मश्क पे चल पड़े। मैंने तो जो कुतुब पढ़े हैं उस ज़माने के, कुछ यूपी के हैं, कुछ और इलाकों के, ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आती। कुछ समझ, कोई हमें समझा तो दे, कौन से वसवसे थे, कौन से दिमाग पे प्रेशर थे कि वहां के लोग सबसे ज्यादा कल्चर्ड हिंदुस्तान में, गंगा जमुना की तहजीब, दिल्ली की तहजीब, और कौन से खौफ ने आपको मारा कि आप एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े जिसका इख्तिताम आप देख ही नहीं। वो तो हो गया। और जब एक चीज बना लें तो ढंग से चलाने की तो उसे कोशिश करें। शुरू दिन से हमारी तादाद थी सन 47 में, अब बाद में ज्यादा होगी, तब भी 93, 94, 95 अहले दीन थे। मुल्क बनता गया तो हम बेचारों को दोबारा मुसलमान बनाने की कोशिश शुरू होगी। जो आए, कई हिंदुस्तान से आए। भाई आपने तबलीग करनी थी, मजहब के नाम पे जिहाद करना था तो हिंदुस्तान में रहते ना, अक्सरियत वहां गैर मुस्लिमों की थी। वो हम बेचारों को दरस व तदरीस में, ऐसा उन्होंने दरस व तदरीस का सिलसिला शुरू किया, हासिल क्या हुआ उसका तो बताना मुश्किल है। तबाह उन्होंने क्या कर दिया वो हमारे सामने है। इनकलाब होते हैं या आते हैं या आने की तवक्को हो तो पार्चा जात उससे पहले लिखे जाते हैं कि इस इनकलाब का मकसद क्या है, मकसद बयान किया जाता है आने वाले इनकलाब का। ये हमारा वाहिद इनकलाब था कि इनकलाब मुकम्मल 47 में होता है तो हमारे बड़े बैठ जाते हैं बयान करने के लिए कि इसके मकासद क्या थे। काम उनके सामने और थे कि यार इस मुल्क को कोई ढंग का आइन दे दो, कुछ शुरू कर दो, कुछ लिख लो। वो बैठ गए कि मकासद क्या है,
اور مقاصد کی بحثیں اس وقت کی کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کی پڑھے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے جو بیسٹ اینڈ برائٹسٹ تھے وہ کس چکر میں پڑھ رہے ہیں, ہمیں کیا بیان کر رہے ہیں. تب خاصی تعداد ہندوؤں کی بھی اس اسمبلی میں تھی. انہوں نے سر پکڑ لیا, انہوں نے کہا جناب جناح صاحب ہمیں اور کچھ کہتے تھے, آپ ہمیں یہ بحثوں میں کیا آپ کر رہے ہیں. تو بہت سارے سوال بنتے ہیں, یہ جو آج کل کی حالت ہے یہ ہمارا کیا خیال ہے کہ ویسی پیدا ہو گئی ہے. یہ جو حالات پاکستان کے ہیں, آج ہمارے علاقے جو مسلمان علاقے دنیا میں ہے, سب سے بڑی حقیقت غازہ کی جنگ ہے اور اس پہ ظلم ہے. میں اس نوح میں نہیں جانا چاہتا, پر کل طیب اردوان نے ایک تقریر کی, وہ اگر ہم دیکھیں اس کا لہجہ سنیں تو پاکستانیوں کو شرم سے مر جانا چاہیے. وہ ہم کس حالت میں ہیں, ہم جس طریقے سے وہ بول رہا ہے, جس طریقے سے اس کے الفاظ حالات کا ادراک اور احاطہ کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ اسرائیل اور مغربی قوتوں کو مخاطب ہو رہا ہے, وہ ہم میں تو زبان نہیں رہی, ہم تو گنگ ہو گئے ہیں. یہاں پہ سوائے ایک جماعت کے داد دینی چاہیے اس بات پہ, جماعت اسلامی کے, باقی یہاں پہ ساری قوم, ہم بات پہ کہتے ہیں 22 کروڑ کا ملک, 24 کروڑ کا ملک, اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت. اور کدھر گئی ایٹمی قوت, اور کدھر گئے 24 کروڑ عوام. ایک زمانہ تھا کہیں پیٹرس لوممبا قتل ہوتا تھا افریقہ میں, لاہور میں بڑے بڑے جلوس ہوتے تھے, کالجز کے اسٹوڈنٹس یہ سامنے آ جاتے تھے. آج کوئی آپ اسلام آباد میں کوشش کریں, وہاں لاٹھیاں نکل آتی ہیں. میں نے پہلے وہ 2 خواتین کا ذکر کیا پریس کلب کے سامنے. 2 خواتین کا کھڑا ہونا برداشت آج کل نہیں ہو رہا, کیونکہ ڈر ہے کہ وہ کتبے لہراتے ان کے منہ سے کچھ اور بات نہ نکل جائے. یہ کیفیت ہم نے اپنی یہاں پہ بنا لی ہے. تو دیکھنا چاہیے کہ ہم آج کل کیا کر سکتے ہیں. ایک ہمیں موازنے کی بیماری لگی ہوئی ہے کہ جی یہ لاڈلا تھا تو وہ بھی لاڈلا تھا, فلانا بھی تھا اور وہ بھی تھا. جناب والا گزارش ہے, ہر وقت اور ہر دور کے مختلف یزید ہوتے ہیں, ہر دور اور ہر وقت کے مختلف حسین ہوتے ہیں. اگر کوئی تھانہ ہے, بدنام تھانہ ہے, اور اس میں ایک کوئی سابقہ بستہ بے کا آدمی بھی آ کے سامنے بات کھڑی کر دے تو ہمارے لیے اس وقت کا ہیرو وہی ہے جو بات کر سکتا ہے, جس نے للکارا ہے, جس نے ایسی باتیں کی ہیں جو تاریخ پاکستان میں کبھی کہی نہیں گئیں. ایک سما ملک میں ایسے طاری ہو گیا ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی حالت خراب ہے, سب سے زیادہ کیا ہے ہماری بیماری؟ یہ نہیں کہ قرض اتنا ہے, اور ممالک میں بھی قرض رہا ہے, اور ذہنوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں, زبانیں بول نہیں سکتی, ذہن معاملات کو سمجھ نہیں سکتے. پاکستان کو چاہیے کیا؟ پہلی چیز لبریشن چاہیے, لبریشن آف دا مائنڈ, افکار کی آزادی. کوئی تو یہاں پہ بات ہو. یہاں پہ ملک بنا جو میں نے سن 47 کی بات کی, بنگالیوں کو کیسے ہم نے بھگایا. ہر کلچرل لحاظ سے وہ ہم سے آگے تھے, لیکن ہمیں وہ قبول نہیں تھے, اور ہم نے ان کو ایسے باہر کیا. اور آج تک ہماری سوچ کو دیکھ لیں, آج تک کہہ رہے ہیں ہمارے اکابرین ملت قوم جو ہے, کہہ رہے ہیں نہیں
71 में इतने लोग गिरफ्तार नहीं हुए थे, और आपको समझ नहीं है कि क्या ज्यादती हुई थी। आज तक वो तावीलें पेश, अपनी जो हमारे से जो जुल्म हुए उसका जिक्र नहीं करेंगे, उन अपने इकदाम का उज़र तलाश कर रहे होंगे। बाजवा करते थे, बाजवा ने कहा था, जनरल बाजवा ने भी, किताबें लिखी जा रही हैं स्पॉन्सर्ड, नहीं 71 की असल जो था उसका मुहर्रकात और थे। तो यहां पे कुछ बोलने की जुर्रत तो हो। क्या क्या कहा जा रहा है, ये कभी नहीं हुआ। हमने अदवार देखे हैं, अपनी जवानी में देखे हैं, बाद में कहा जाता था नवाब कालाबाग बड़े सख्त इंसान हैं, कुछ देर के लिए मलिक मुस्तफ़ा खर जो हैं वो बड़ी पंजाब की ताकत की अलामत बने। और ये जो आजकल हो रहा है, ये कभी ऐसा नहीं हुआ। नवाब कालाबाग के ज़माने में ये नहीं होता था कि घरों में आके औरतों के बाल जो हैं पकड़े जाएं, ये कभी ऐसे नहीं। ये साकी साहब कह रहे थे कि इक़दार होते हैं, बेसिक वैल्यूज होती हैं। कौन से इक़दार? हमने 73 साल में ये हमने सीखा है। आज एक गड़ी शाहू में कोई पता चल जाए कि फलां औरत रॉ की एजेंट है, मुस्तनद खबर हो, तो उसका ये मतलब उसके बाल आप पकड़ लें? ये कहां की बात होती है? भगत सिंह वगैरह यहां पकड़े गए थे लाहौर में, ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे फायर किया था, खुद गिरफ्तारी पंजाब असेंबली में दी थी। उनके घर वालों के साथ ऐसा तो नहीं हुआ था, कानूनी कार्रवाई हुई थी, हैंग हुए थे अल्टीमेटली, जिसे हम ड्यू प्रोसेस कहते हैं, जिसका मतलब हमें नहीं समझ आता, उसके तहत सब कुछ हुआ था। तो हम कुछ नहीं तो कुछ बुनियादी चीजें तो हम सीख जाएं। जब वही नहीं है, अफसाने तराशे जाने, कहानियां बनाई जानी, पूरी कौम को उन कहानियों पे डाल दिया जाना, ऐसा यहां पे माहौल। तो इस माहौल में जो भी ऐसी किताब ढिल्लू साहब वाली हो, उसे गनीमत समझना चाहिए। कोई बोलने वाला हो, कोई खड़ा होने वाला हो, वो गनीमत समझना चाहिए। जिस बस्ताबे ने बाद में बस्ताबे बनना है, वो देखी जाएगी, देखा जाए फिलहाल इस वक्त वो क्या कर रहा है। इस वक्त जब जरूरत है कि वो सड़क पे आए, छाती ताने, वो कर रहा है या नहीं, या एहतियात से काम ले रहा है। अब तो ये है कि सारी कौम को एहतियात के रास्ते पे डाल दिया है। ऐसा मिजाज कौम का बन गया है कि और तो छोड़िए, अपने हालात के बारे में छोड़िए, फिलिस्तीन के बारे में ये 22-24 करोड़ अवाम से हमारी जबान से कुछ चीज निकल नहीं रही। 73 की जंग में, अरब इजरायली जंग में, पाकिस्तानी पायलट्स सीरियन एयरफोर्स में गए थे और शाम के जहाजों को उन्होंने चलाया था, जिसकी वजह से बशर अल असद के वालिद हाफिज अल असद, वो एक उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे, क्या नाम था उनका, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और बाद में उनके ख़ानदान का, वो एक इज़्ज़त और एहतराम करते थे उन पायलटों की वजह से कि उन्होंने ज़बानी जमा खर्च नहीं किया था, बल्कि अमली मदद शाम की और अरबों की थी। अब तो हम वो जो ज़बानी जमा खर्च से गए हैं, मैंने तो एक ही सुना है, हमारे मुनीर अकरम जो हैं यूएन जनरल असेंबली में, वो अच्छे बोले, और वो क्योंकि पुराने, वो कहते हैं ना ओल्ड स्कूल डिप्लोमेट, आज के नहीं हैं, इसलिए मुदल्लल बात, उसमें अथॉरिटी। मैंने आज ही यूट्यूब पे देखा तो मैंने कहा शुक्र है कोई तो पाकिस्तानी है जिसकी मुंह में ज़बान है और जो कुछ अल्फाज है वो अदा कर रहा है। तो ये जो दौर चल रहा है, यहाँ से निकलने की ज़रूरत है।
یہ نہیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، پر کیا یہ حالات اچھے ہیں؟ 76 سال کے بعد ہم نے یہ کچھ بنانا تھا، یہ کچھ ہم نے کرنا تھا، اور یہ جو چیزیں جس طریقے سے اسپانسرڈ ہو رہی ہیں، جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو صحافت کے جہاں پہ کپڑے سارے کے سارے گند آلود ہوں گے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ دھبے ہم نے صاف رکھے ہوئے ہیں۔ باقی تو آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ عجیب تماشا وہ بنا ہوا ہے اس ملک کا، اور یہ سمجھ اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 4 آدمی بیٹھ کے کریں کہ بھائی اس ملک کا کرنا کیا ہے، اس ملک کا آپ نے کیا مطلب کیا سلوک فیصلہ کر لینا کہ اپنی کوئی اولاد ہو، اسے پڑھانا ہے، نوکری دلوانی ہے، مارنا ہے، ڈکیت بنانا ہے، کچھ تو فیصلہ کچھ آپ کریں کہ اس ملک کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، مستقبل میں کہاں پہ آپ نے لے کر جانا ہے۔ گداگر تو ہم بن چکے ہیں، کشکول ہماری جو ہے سب سے، ہماری جو بہت ساری حقیقتیں ہیں ان میں سے ایک حقیقت ہماری کشکول ہے، تو کشکول لے کے تو ہم پھر رہے ہیں۔